बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़िम, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी साहब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में ईद सिक्योरिटी प्लान और अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इजलास में बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को मजीद वसअत देने पर भी इत्तेफाक किया गया। जबकि दूसरी जानिब सदर मुमलिकत की पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं से मुलाकात हुई, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास हुआ, जिसमें दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। जहाँ जहाँ दहशतगर्दी है वहाँ तक फैलाना चाहिए, और इसमें तो अब ये जब हतमी तौर पे कोई स्ट्रेटजी सामने आती है, ये सारे जो मामलात आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो उसमें बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तो हमारी जानिब से और तमाम टीम की जानिब से, तमाम हमारे अदारे GNN की जानिब से, जितने भी दुनिया भर में लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको ईद मुबारक। जो नहीं देख रहे उनको भी ईद मुबारक। अल्लाह ताला खैरियत से ईदें गुजारे सबकी, और ऐसी बहुत सी ईदें लेकर आए। अच्छा, इसमें जो दो चार बातें हैं वो ये हैं कि ज़ाहिर है कि ईद की छुट्टियां हैं, त्यौहार हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ दिनों में ईद मनाई गई। सऊदी अरेबिया में कई मुल्कों में आज हो गई, कई मुल्कों में कल होगी। एक ही मुल्क में मुख्तलिफ़ ज़ाहिर है कि इख्तलाफात भी पैदा होते हैं चाँद के हवाले से। ईद की तो वो भी चल रहा है सारा सिलसिला, अमेरिका में, यूरोप के मुल्कों में वो चलता रहता है। लेकिन ये कि जो बाकी दीगर मामलात हैं वो भी जारी हैं, और ज़ाहिर है दफाते तो बंद हो जाते हैं, लोग भी छुट्टियाँ कर लेते हैं, लेकिन वाक़यात जो हैं, वक्त है, वो उसकी वो तो छुट्टी नहीं होती। तो वो सारे मामलात पूरी दुनिया में जो हैं वो अपनी जगह जारी हैं, और तेज़ और तल्ख़ हो गए हैं इस दौरान। अच्छा, तीन चार बातें इसमें अहम हैं। पहली बात तो ये है कि जो 4-5 हॉट स्पॉट्स या उससे ज़्यादा हॉट स्पॉट्स को जिनको हम कवर कर रहे हैं काफ़ी अर्से से, उसमें एक तो अगर हम स्टार्ट करें तो यूक्रेन से। अच्छा, यूक्रेन का जो मामला है वो पेचीदा से पेचीदा तर हो चुका है। उसकी वजह यह है कि अब जैसे कल बात हुई थी कि अब यूक्रेन जो है वो या तो अमेरिका की कॉलोनी बनेगा या वो बनेगा रशिया की कॉलोनी, अगर वो उस माहदे पे दस्तखत करता है जो कि अमेरिका ने उसको सऊदी अरेबिया में रीड्राफ्ट किया है। अब ये माहदे जो हैं ये रीड्राफ्ट हो रहे हैं, कई माहदे जो हैं वो दोबारा लिखे जा रहे हैं। अभी गज़ा में आज बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि वहाँ पे जंग बंदी नहीं हो सकी, और उसकी वजह यह है कि वो इसराइल जो है उसने आखिरी मिनट पे एक दोबारा मुसविदा पेश कर दिया। यानी वो अमेरिका भी तैयार है, अरब ममालिक भी तैयार हैं, तो उनकी तरफ से आज एक और बात चलेगी, लेकिन वो कब तक चलेगा ऐसे मामला। आज भी फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है ईद के दिन भी गज़ा में। लेकिन मैं पहले इधर आता हूँ कि ये यूक्रेन के मामला जो है ये पेचीदा से पेचीदा तर क्यों हो चुका है। आज जो है वो पोस्ट ने एक जो मेमो है वो लीक किया है। अच्छा, अब जाहिर है कि ये पेंटागन का इंतहाई सेंसिटिव मेमो जो है, वाशिंगटन पोस्ट को ये जाहिर है कि लीक हुआ है तो दिया गया है, और इसकी ना पेंटागन की जानिब से और ना ही किसी और मुल्क की जानिब से इसके ऊपर कोई कमेंट्स आए हैं, क्योंकि ये जो है रशिया की तरफ से ज़रूर इसको हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन ये कि अमेरिका के जो ओहदेदारान हैं सारे के सारे वो खामोश हैं। और ये जो चाइना के ऊपर मेमो आया है जो फर्स्ट लाइट पोस्ट का, ये बड़ा ये खुफिया मरासला जो है उनका जो बनाया गया, इसको जितना भी जो है वो देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, तो उतनी ही इसमें जो है वो नई बातें सामने निकल के आती हैं। और नई बातें जो हैं वो ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा खिफ़्फ़त का बाइस बन रही हैं, न सिर्फ ये कि बाइडेन इंतज़ामिया के लिए बल्कि यूरोपीय ममालिक के लिए भी। और उसमें उसका जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है इसमें, इस पोस्ट के इस मेमो में, कि वो ये कह रहे हैं कि जी जो पेंटागन, बाइडेन दौर का जो पेंटागन है उसने और यूक्रेन ने जंग छिड़ने से कई माह पहले इन्होंने प्लान कर लिया था कि हमने आपस में किस तरह से काम करना है, क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर तो है नहीं,
तो अमेरिका और यूक्रेन का जो, यानी यूक्रेन की कैसे मदद अमेरिका करता, ना तो यूक्रेन नेटो का मेंबर है, ना उनका कोई नॉन नेटो वाला है गालिबन, ना उसका कोई ताल्लुक है ना। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि इस ये जो मेमो है इसमें ये बयान हो रहा है कि जी ये तो जो है ये जो मेमो है ये बयान करता है कि जी ये कई माह पहले उन्होंने ये तैयारी कर ली, और तैयारी उन्होंने ये की कि वो जो है वो जर्मनी की जो एक बड़ी फ़ौजी बेस है विस्बेदेन, वहाँ पर वो जो है वो जाएंगे और वहाँ जाने के बाद जो है वो वहाँ पर जाके वो ट्रेन करेंगे यूक्रेन के फ़ौजियों को। अच्छा, अमेरिका यूक्रेन के फ़ौजियों को ट्रेन कर रहा है, यानी ये वही जो वियतनाम या जैसे अफ़गानिस्तान में पॉलिसी थी या जैसे इराक़ में पॉलिसी थी कि एक दूसरी मलेशिया, वो खामोशी से यूक्रेन के लोग वहाँ जा रहे हैं और जर्मनी में वो ट्रेन हो रहे हैं जाके। और ये जो है ये बात अब बड़ी एक जो है वो मतलब अब इसके ऊपर क्या तबसरा किया जाए, क्योंकि ये बात ऐसी है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक बहस छिड़ गई है कि क्या ऐसा बाइडेन इंतज़ामिया क्या दोबारा भाई ना देखें ना वो नेटो में है। अच्छा, उसमें डिसाइड क्या हुआ, उसमें डिसाइड ये हुआ कि जी जो अमेरिका है वो इस तरह से करेगा कि शो नहीं करेगा कि जी हम आपके लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, बल्कि ना वो शो करेगा ना वो वहाँ पे जाएगा। रेड लाइंस ड्रॉ कर ली गई, और रेड लाइंस ड्रॉ करने के बाद जो है वो उसमें जो है वो रेड लाइंस ड्रॉ हुई, और रेड लाइंस ड्रॉ ये हुई कि जी हम जाहिर नहीं करेंगे, मतलब हम जाहिर नहीं करेंगे कि नेटो का कोई ताल्लुक है, ना नेटो में मेंबरशिप देंगे ना कुछ देंगे। कुछ जो एडवाइज़र्स हैं वो एडवाइज़र्स कीव पहुंच जाएंगे यूक्रेन। अच्छा, वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने जो है वो CIA ने बाकायदा उनको इंटेलिजेंस देना भी शुरू कर दी, और इंटेलिजेंस देना शुरू कर दी। और ये वेस्टबतान की जो एयर बेस है वहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन शुरू की, और वहाँ टारगेट्स की जगह जो है उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इस मेमो में, वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है जिसको हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट इस मेमो में। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो उसके साथ ही वो इंटेलिजेंस और आर्टिलरी हेल्प करेगी यूक्रेन की, US इंटेलिजेंस CIA हेल्प करेगी, और बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रेड लाइंस क्रॉस करती गई। यानी रेड लाइन इस तरह से क्रॉस करती गई कि मिलिट्री एडवाइज़र्स आगे तक, पहले 1 दर्जन भेजे, वो मिलिट्री एडवाइज़र्स फ्रंट लाइंस पे चले गए यूक्रेन के। साथ ही उन्होंने इंटेलिजेंस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी कि ये ब्लैक सी में जहाँ जहाँ वॉरशिप्स जा रहे हैं तो वहाँ पे जब मिज़ाइल हिट करना है रशियन मिज़ाइल्स को, तो इंटेलिजेंस CIA प्रोवाइड करेगी, और CIA के मिलिट्री भी पहुँच गई। और फिर उसके बाद पॉलिटिकल आपस में डिसएंगेजमेंट होती रही, लेकिन ये है कि ये अमेरिका जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड, असल बात ये है इस पूरी रिपोर्ट का जो खलासा है वो ये है कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड यूक्रेन में था। अच्छा, अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड यूक्रेन में था, तो ये जो बात है ये पहले तो ये बात सामने आ रही थी ना, जैसे हम अगर देखें, अगर हम ये सेकंड स्लाइड दिखा सकें नाज़रीन को, ये पहले जब जंग चल रही थी, अभी भी चल रही है, तो ये बाइडेन दौर में ये सेकंड देखें तो स्टार एंड स्ट्राइप्स की तरफ से कहा जा रहा है कि अलाइड मिशन टू आर्म यूक्रेन बिगिन शिफ्ट फ्रॉम US हैंडलिंग टू न्यू नेटो लेड बॉडी। अच्छा जी, ये ठीक है। उसके बाद यूरो न्यूज़ कह रहा है कि जी नेटो लॉन्चेस यूक्रेन कमांड सेंटर इन जर्मनी। अच्छा, जर्मनी में ये नहीं फ़र्क है, ये तो हमें पहले से इल्म है ना इस बात का कि नेटो जर्मनी में जो मिलिट्री एयरबेस है वहाँ से एक कमांड सेंटर नेटो ने बना लिया, और वो यूक्रेन की आर्मी को गाइड कर रहा है। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ये यूक्रेन का मीडिया भी उस ज़माने में, 4th स्लाइड हम दिखाएं तो वो कोट कर रहा है कि न्यू नेटो कमांड इन वेस्टबेदेन विल कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी असिस्टेंट टू यूक्रेन। यूरोती जो उनके सेक्रेटरी जनरल आए थे उस वक्त नेटो के, उन्होंने बयान दिया था, बिल्कुल ठीक था। ये 2024 में, मतलब ये ठीक है, इसमें कोई अच्छा।
उसके बाद ये है कि फिफ्थ स्लाइड हम देखें तो कीव इंडिपेंडेंट भी कह रहा है उस वक्त कि यूएस ट्रूप्स अराइव इन विंस्टनबर्ग फॉलोइंग पेंटागन्स पुश टू सपोर्ट नेटो अलाइज। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक हो गई कि जर्मनी में नेटो मौजूद है और वो सपोर्ट कर रहा है, असला भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, अमेरिकन भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो पोस्ट आज का कह रहा है कि अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद थे यूक्रेन में बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ, अमेरिकन फौज भी मौजूद थी, सीआईए भी मौजूद थी और अमेरिकन उनको गाइड कर रहे थे प्रॉपरली कि यहाँ पे आपने, और उससे पहले कई महीने पहले से वो एक्सरसाइजेज वॉर गेम्स भी कर रहे थे ये जर्मनी की मिलिट्री बेस पे, कि जो वॉर गेमिंग होती है ना कि ये आप बना लें कि जी ये जो है ये एक आर्मी है, ये सामने दूसरी आर्मी है और वो इसको समझ लें कि रशिया है और ये, और आपस में लड़ें और देखें कि अच्छा जी वो उनके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं और फिर आपने लड़ना है, कैसे लड़ना है। कई महीने पहले से ये यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका और यूक्रेन, अच्छा यूरोप इसमें नहीं है कहीं, इस मेमो में कहीं यूरोप है ही नहीं, यूक्रेन और अमेरिका आपस में ये बात कर रहे थे कि हम इस तरह से जाएंगे कि प्रेसिडेंट बाइडेन कहते रहेंगे कि नहीं आप तो नेटो का हिस्सा बन नहीं सकते, हम आपको पैसे देंगे नहीं, आप क्या हमसे पैसे मांगते रहते हो, आप हमसे, हम तो फौज नहीं भेजेंगे, ये नहीं भेज। हालांकि फौज वहाँ थी, यूक्रेन के अंदर थी अमेरिकन फौज, और ये वो सूरत हाल थी जिसके बाद ये पोस्ट ये कह रहा है कि फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने राब्ता किया नॉर्थ कोरिया से, क्यों, और उसके बाद एक मरहला ऐसा आया जहाँ पे क्योंकि इसको अगर वो ओपन कर देते तो ये दरमियान में ख़तरा लगा रहता कि, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा कि अब कुछ यहाँ पे अटैक्स हुए तो हम नेटो ममालिक को हिट करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन को ये बात इल्म थी कि यहाँ अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ मौजूद हैं। अच्छा, अब ये जो मसला है ये तो मैमो बहुत ही बड़ा अजीब है। अब ये जो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन जो हैं वो एक ऐसे मुल्क में बूट्स ऑन ग्राउंड थे जहाँ पर उनकी अथॉरिटी नहीं थी यूक्रेन में, ना उन्होंने जाहिर किया, और ये सीक्रेट में उसमें बता रहा है कि वो तो मौजूद थे और सीआईए के लोग भी मौजूद थे। सीआईए की भी ये ऑफिशियल कोई अथॉरिटी नहीं है कि सीआईए वहाँ जाके बता रहा है कि जी ब्लैक सी में वॉरशिप कौन सा जा रहा है, किसको हिट करना है, किसको हिट नहीं करना। मैंने कहा नहीं, ये पुरानी जो वियतनाम और अफगानिस्तान की पुरानी पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक शो नहीं करेंगे आप, लेकिन मौजूद होंगे। सीरिया में भी ऐसे ही हुआ बारा। लेकिन इशू ये है कि ये इसने पूरे खेल को तब्दील इस तरह से कर दिया है कि ज़ेलेंस्की की पोजीशन तो बिल्कुल ही फारिग हो गई, और साथ यूरोपीय मुल्क भी, उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि सीक्रेट मेमो सामने आ गया है। तो ये तो एक ऐसी बात, इतनी बड़ी वायलेशन हुई है कि अमेरिका ने जो है वो, अमेरिका ने अपने फ़ौजी यूक्रेन में उतारे हुए थे। अच्छा, और अमेरिका ने अपने फ़ौजी भी उतारे हुए थे और अमेरिका की इंटेलिजेंस सर्विस भी मौजूद थी, यानी कि सीआईए, और हर तरह से उनको, यानी स्पेस से भी और टेक्नोलॉजी के हवाले से हर तरह से। और फिर वो कहते हैं कि 2022 में इसी वजह से वो जो है काफ़ी यूक्रेन आगे आ गया, लेकिन फिर उसके बाद पॉलिटिकल इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो गए, यूक्रेन की क्राइसिस, वो करप्शन शुरू हो गई, वो जनरल्स को आगे पीछे हटाना, कोई वजीर को उसको हटा दिया, उसको हटा दिया, वो इतना पैसा आ रहा था कि वो पैसा खाया जा रहा था सारा, और करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे, तो ये सारा, तो उसमें ये हुआ कि रशिया जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया और ये जंग जो है वो यूक्रेन इसमें हारना शुरू हो गया। रफ्ता रफ्ता ता वक्त ये कि ट्रम्प साहब आ गए दोबारा। अब ये जो बात है इसने पूरा एक नक्शा तब्दील कर दिया है। नक्शा इस तरह से तब्दील कर दिया है कि आप अगर ये मुझे बताएं कि अगर मैंने आपसे कहा ना कि फिर इसी को जो है वो पिक कर लिया है, इसी स्टोरी को रशियन मीडिया ने, और अगर हम आरटी यहाँ पे दिखाएं, अगर हम दिखा सकें, अगर हमारी स्लाइड है कोई आरटी की, तो हम यहाँ 33rd स्लाइड हम दिखाएं, यानी उसका वो ये कह रहे हैं कि भाई इंटेल शेयरिंग एंड बूट्स ऑन ग्राउंड टेक अवे फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम। अच्छा, तो अब इसमें इशू ये है कि यहाँ पर ये सारा जो है ये आता है कि अब आगे कैसे, अब यानी इतनी बड़ी वायलेशन अगर हुई है, इतना बड़ा अगर झूठ बोला गया है कि अमेरिका की ट्रूप्स वहाँ मौजूद थी, अमेरिका की ट्रूप्स क्या निकल गई हैं या मौजूद हैं, एक तो ये सवाल है। क्या वो निकल गई हैं ट्रंप इंतज़ामिया आने के बाद, या वो अभी भी मौजूद हैं, नंबर 1। क्या सीआईए अभी भी मौजूद है या सीआईए निकल गई है, और क्या जो इलाके
जिन पे काबू पाया है, कंट्रोल किया है प्यूटिन ने, प्यूटिन तो तेज़ी के साथ, अभी सीज फायर तो नहीं हुआ ना, अभी तो माहिदा भी साइन नहीं हुआ, सीज फायर भी नहीं हुआ, तो प्यूटिन वो जो सरेंडर कर रहे हैं लोग सारे, जिनको कैदी बना रहे हैं रशियंस, ये बात मैंने पहले भी थी, क्या उसमें नेटो या अमेरिका के फौजी तो नहीं है जो वहाँ लड़ रहे थे और अचानक दरमियान में जो साइबर और इंटेलिजेंस रोक दी गई और सारा असला रोक दिया गया और इमदाद रोक दी गई, क्या इस दौरान ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ लोग जो हैं वो प्यूटिन के पास चले गए हों, मिसिंग हों दरमियान में? क्योंकि ये बात जो है जिस लेवल पे ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की हो रही है और उस मरहले पे ये जो सामने हमारे आया है, ये पूरी जो डिटेल आई है मेमो की, तो उसके बाद तो फिर ये पिक्चर बहुत ज़्यादा तब्दील होती है, फिर ये पिक्चर तो बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाती है, ये पिक्चर इस तरह से नहीं चलती कि आगे तो चलता ही नहीं फिर मामला। तो अब इसमें जो एक सवाल है वो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अब तो ज़ेलेंस्की बिल्कुल ही डिफेंसिव, ना सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि यूरोप और बरतानिया और नेटो ममालिक भी, कि उन्होंने क्या यूक्रेन में बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे हुए थे और क्या अमेरिकन फ़ौज वहाँ मौजूद थी, और क्या प्रेसिडेंट बाइडेन बार बार ये कह रहे थे कि नहीं हम नेटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे, नेटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम अपने फ़ौजी नहीं भेजेंगे, फ़ौजी मौजूद थे पहले से, और हम जो है वो नेटो से ताल्लुक़ ही नहीं है, नेटो मौजूद था, नेटो बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ था। तो ये जो है, यानी वो ज़ाहिर मलेशिया की फॉर्म में थे, किस फॉर्म में थे, क्या यूक्रेनियन यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे, उनकी तरह से लड़ रहे थे, ज़ाहिर अमेरिकन फ्लैग्स के साथ और यूनिफॉर्म्स के साथ तो नहीं थे, लेकिन ये पूरी एक कहानी तब्दील हो गई इसके साथ। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक ये टैरिफ सर पे खड़े हैं, 2 तारीख से टैरिफ्स आयद होने जा रहे हैं पूरी दुनिया पे, और उन टैरिफ्स के आने से पहले जो है वो 3 मुल्क जो हैं, 3 मुल्कों ने आपस में एक बड़ा माशी एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि अगर ट्रंप के टैरिफ्स आते हैं तो उस सूरत में हमने क्या करना है। और वो मुल्क जो हैं उनमें से एक तो है चाइना, लेकिन चाइना के साथ दूसरे 2 मुल्क जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि वो कौन से मुल्क हैं, वो है जापान और साउथ कोरिया। ये ज़हन में रखें कि दुनिया का जो सबसे बड़ा माशी ब्लॉक है इस वक्त, सबसे बड़ा माशी ब्लॉक वो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको RCEP कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें 15 एशिया पैसिफिक के ममालिक हैं इसके मेंबर्स, और अगर हम ये यहाँ पे ये हम देखें कि 3rd स्लाइड हम दिखा सकें तो RCEP में जो है वो चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, वियतनाम है, ब्रूंदी है, फिलीपींस है, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी है। यानी इसमें वो मुल्क हैं, ये सारे मुल्कों ने, ये आइडिया बहुत पुराना था, ये 2012 से जो है डिस्कस, लेकिन फाइनलाइज जो है ये 2020-21 में, ये कोविड के दिनों में ये फाइनल हुआ था कि ये पूरा, ये दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती ब्लॉक है, फौजी ब्लॉक नहीं, तिजारती ब्लॉक सबसे बड़ा दुनिया का ये RCEP है। और RCEP में साउथ कोरिया भी है और जापान भी है। तो ये जब, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये साइन हुआ था ना, जब ये फाइनलाइज हुआ था, तो उस ज़माने में ये, मैं 16 स्लाइड अगर वाशिंगटन पोस्ट की देखें तो 15 कंट्रीज जस्ट साइन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेड पैक्ट 16th, ठीक है। और इसमें जो है ये 17th, ये उस ज़माने के, मैं आपको सिर्फ पेपर, आपको आइडिया हो कि ये क्या चीज़ है RCEP, ठीक है। वाशिंगटन पोस्ट, एज ट्रंप एरा ख़त्म हो रही थी पहली, तो मैसिव न्यू एशियन ट्रेड डील लीव्स US ऑन द साइड लाइन। दुनिया के मुल्कों ने, सब ने मिलकर बहुत बड़ा, चाइना के अंडर बहुत बड़ा, न्यूयॉर्क टाइम्स 15th, चाइना लेड ट्रेड पैक्ट इज साइंड, इज चैलेंज टू US। अच्छा, ये जो है उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट 18th, इन एशिया चाइना फिल्स एन इकोनॉमिक वर्ड द यूनाइटेड स्टेट्स लेफ्ट। अच्छा, और फिर उसके बाद 19th इकोनॉमिस्ट उस वक्त का, मीनिंग ऑफ RCEP द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट। ब्लूमबर्ग 20th, एशिया पैसिफिक नेशन साइन बिगेस्ट रीजनल ट्रेड डील। फाइनेंशियल टाइम्स 21st, एशिया पैसिफिक कंट्री साइन वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड डील्स इन हिस्ट्री। और साथ ही फाइनेंशियल टाइम्स ने एनालिसिस किया था उस वक्त 22nd के ग्लोबल ट्रेड रेवोल्यूशन इनएविटेबल शिफ्ट टुवर्ड्स एशिया।
ये तो हो गया था ना सारा, उस वक्त ये साइन हो गया था। ये कोविड के दिन है, कोविड के दिनों में ये साइन, ये सारे मुल्कों ने जो है ये साइन कर लिया था चाइना के अंदर, इंडिया इसमें नहीं आया था। अब जनाब अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि 23rd CNBC, 3 मुल्क उसमें से ट्रंप के आने से पहले उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है, जिसमें 2 मुल्क अमेरिका के बहुत बड़े इत्तेहादी हैं। ये मैं कोट कर रहा हूं 23rd स्लाइड CNBC। उन तीनों ने साइन कर लिया है कि ट्रंप के ट्रेड का मुकाबला जो है, अच्छा इसमें अब आप जरा देखेंगे कि इसमें साउथ कोरिया है, और साउथ कोरिया की ब्रांड्स आप देखें कौन सी हैं, और इसमें है जापान, और जापान की ब्रांड्स देखें जो हम हर थोड़े दिनों के बाद डिस्कस करते हैं। उन मुल्कों ने चाइना के साथ कि हम इन टैरिफ्स में हमारी आपस की ट्रेड बढ़ जाएगी, और वहाँ पर अगर कोई इशू खड़ा भी होता है, कोई प्रॉब्लम होते हैं, तो चाइना, साउथ कोरिया और जो जापान है वो एक साथ है। तो इन मुल्कों ने वो, ये उस ज़माने में जो टैरिफ, ये ट्रेड वॉर शुरू हुई थी ना पहले, तो ये चाइना ने सारा प्लान बना के रखा हुआ था कि कभी आने वाले दिनों में अगर ट्रंप कंटिन्यू कर जाते हैं, बाइडेन नहीं आते, ट्रंप की सेकंड टर्म शुरू होती है और ट्रेड वॉर की तरफ जाते हैं, तो ये, लेकिन हुआ ये कि ये ट्रेड वॉर, ये साइन हो गया, ट्रंप इलेक्शन जो था वो हार गए, लेकिन ये अपनी जगह मौजूद रहा, ये काम करता रहा, ये पूरा पैक्ट काम करता रहा, इसकी मीटिंग्स होती रहीं, ये सब कुछ होता रहा। अब जो इसकी मीटिंग हुई है, अब जो ये इकट्ठे हुए हैं, ये कोई 5 साल के बाद हुए हैं। 5 साल के बाद ये तीनों ममालिक इकट्ठे हुए हैं, इन तीनों ममालिक ने, और आज ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि हम माशी तौर पे एक साथ हैं अगर हमारे ऊपर टैरिफ्स आते हैं तो। मैंने आपसे कहा ना, अच्छा ये एक तो ये हो गया जी। दूसरा जो है वो ये है कि जो एक पोजीशन बड़ी अजब सी खड़ी हुई है, वो जनाब खड़ी हुई है इनकी जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, पैटी हेक्सेट। और पैटी हेक्सेट की पोजीशन इसलिए थोड़ी सी अजीब सी हुई है क्योंकि वो जो हैं वो उनके हवाले से जो चाइना के बारे में मेमो आया है, जो अगर हम देखें ये फर्स्ट स्लाइड, तो चाइना के बारे में जो उनका मेमो आया है वो हेरिटेज फाउंडेशन, वहाँ का कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, उसका प्रोजेक्ट 2025 के नाम से उनकी एक रिपोर्ट थी। वो बिल्कुल वही है जो कि हेरिटेज फाउंडेशन जो थिंक टैंक है उसने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी, वही रिपोर्ट है जो कि पैटी हेक्सेट की रिपोर्ट है, जो कि यानी इन्होंने जो मेमो थोड़े दिनों पहले भेजा है। अच्छा, इनका जो मेमो है वो ये है कि जी चाइना हमारा सबसे बड़ा दुनिया में दुश्मन है, ये चाइना स्पेसिफिक है। वो पहले जो बात मैंने जिस मेमो की थी वो बात मैंने की थी यूक्रेन स्पेसिफिक, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है गालिबन जी। तो जो चाइना के हवाले से है वो मेमो जो है वो बिल्कुल हेरिटेज फाउंडेशन है, और हेरिटेज फाउंडेशन है, और वो हेरिटेज फाउंडेशन की जो मैंने कहा राइट विंग का उनका एक थिंक टैंक है, वो ये कहता है कि जी जो चाइना है वो सबसे बड़ा जो है वो हमारा हलीफ है सामने, और हमने जो है वो तमाम दुनिया के, मैंने आपसे कहा ना, ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कुछ रोज़ पहले, ये हेरिटेज फाउंडेशन की जो 2025 का प्रोजेक्ट 2025 है, उनकी एक रिपोर्ट है पूरी, इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये जो है वो तकरीबन वही है कि अच्छा, ये 2022 की जो नेशनल स्ट्रेटजी की रिपोर्ट थी प्रेसिडेंट बाइडेन की, उसमें रशिया सबसे बड़ा, क्योंकि फटा पड़ा हुआ था यूक्रेन वाला, तो चाइना साइड पे था, रशिया, इसमें रशिया नहीं है, इसमें चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है, और चाइना दुश्मन है और चाइना हलीफ है, और चाइना के सामने जो है वो खड़ा होना है अमेरिका ने। अच्छा, अब जनाब हुआ क्या है कि अभी जब आज जो है वो जब ये वहाँ से ये मेमो सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ इशूज़ चल रहे हैं, तो पैटी हेक्सेट जो हैं वो अपना पहला एशिया का ट्रिप कर रहे हैं, और उन्होंने 2 मुल्कों का दौरा किया है इस पूरी सूरत हाल में। एक तो उन्होंने जो दौरा किया है, पहले वो गए हैं फिलिपीन, और फिलिपीन उन्होंने मैनीला में मुलाकात की है, वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट जो वहाँ के मार्कोस हैं उनसे भी मुलाकात की है, और उनकी जो है वो वहाँ पे जो मुलाकात है वो वहाँ की आर्मी के लोगों से भी हुई है,
और फ़िलिपीन के दौरे में उन्होंने यकीन दिलाया है कि यहाँ पर जो है वो बेसिस भी होंगी, मज़ीद जो है वो फ़ौज भी भेजी जाएगी, डिफेंस एग्रीमेंट वो आने वाले दिनों में बात करेंगे डिटेल में। लेकिन ये कि उन्होंने फ़िलिपीन का दौरा किया है और उसके बाद वो जापान आए, और जापान आने के बाद उन्होंने यहाँ पे चाइना के बारे में बिल्कुल खुल के बात की है कि चाइना जो है वो उन्होंने बिल्कुल कि किसी तरह से जो है वो मैं अगर सिर्फ यहाँ पे ये देखें ना, अगर हम इनके एलामिया पढ़ें 24 के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो जापान का है वो कह रहा है कि कर्टसी कॉल ऑन प्राइम मिनिस्टर इशिबा बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पैटी हेग्सेथ। ये वही इशिबा हैं जो सबसे पहले जाके मिले थे, शुरू के दिनों में ट्रम्प से मिल ली थे, वो कहते हटो बजो होने से पहले ही वो खामोशी से मिल के आ गए थे, तो उनसे मिले हैं पैटी हेग्सेथ। अच्छा, अब ये मिले हैं, मुलाकात हुई है, और साथ ही फिर उनकी जो वहाँ पे जो जॉइंट फोर्स कमांड है उनसे भी मुलाकात हुई है। ये अगर हम देखें यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस का एलामिया देखें 25, तो वहाँ पर भी बात हुई है मिसाइल्स और सरफेस टू एयर और सारे मिसाइल्स वगैरह। और लेकिन उसके बाद जो है एक उन्होंने ऐसा हुआ है कि वहाँ पे एक जगह का उन्होंने दौरा किया है जहाँ पे बैटल ऑफ एवा जिमा अगर सही तरह वहाँ वो गए, और वहाँ जाके उन्होंने वहाँ पे जो यादगार है वहाँ लोगों से मुलाकात की है। अच्छा, इसके ऊपर खपड़ गई है कि वो वहाँ क्यों गए, क्योंकि वो जिस जगह दौरा उन्होंने किया वहाँ तो बदतरीन अगर कहीं कोई अमेरिका और जापान की जंग हुई है, ब्लडीएस्ट जंग, तो वहाँ हुई है, वहाँ यानी जापान और अमेरिका की। और ये अगर सिर्फ नेशनल म्यूज़ियम की वेबसाइट पे चले जाए ना 28, तो ये बैटल ऑफ आइवा जिमा वहाँ का दौरा उन्होंने कर लिया। अच्छा, वहाँ पहुँच के उन्होंने कहा है कि अच्छा वहाँ इतनी खूनी जंग थी कि इसमें 70,000 अमेरिकन, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी खौफनाक जंग थी दूसरी जंग अजीम में। 70,000 अमेरिकन मेरीन्स गए थे, 18,000 जापानीज सामने से आए थे, और 36 डेज की फाइटिंग के बाद 7,000 अमेरिकन मारे गए थे, और जजीरे में कब्जा नहीं हुआ था, ठीक है। और ये जो है सिक्योर हो गया कब्जा। ये तो जंग जब वो दूसरी जंग अजीम के बाद फड्डा वड्डा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि 20,000 ये बड़ी तलख ब्लडीएस्ट वॉर, इसको कहा जाता है ब्लडीएस्ट बैटल्स इन मेरीन कोर हिस्ट्री। ये मेरीन कोर्स की यानी ब्लडीएस्ट, वन ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटल। और ये जो है इसने हॉरिफाई कर दिया था उस अलाइड मिलिट्री प्लानर्स को और अमेरिकन सिटीजन्स को, जो कि एक स्लॉटर देख रहे थे बहुत बड़ा। अच्छा, उसके अब इशू ये है कि अच्छा ये वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच के इन्होंने सलाम दुआ की, यादगार भाई किसकी यादगार, कौन सी यादगार है, वहाँ तो बड़ी खूनी जंगें हो चुकी हैं। मतलब ये कोई ऐसी जगह है जहाँ अमेरिका और जापान, वो तो बहुत ही खौफनाक जगह है, वहाँ पर उन्होंने दौरा कर लिया जापान में। उस जापान ने जिसने चाइना के साथ माशी मुआहदा साइन किया, उसी दिन वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने जाके फिर कहा कि चाइना के अगेंस्ट हम यहाँ पे बिल्कुल हैं और डिफेंस पैक्ट करेंगे, और चाइना को हम जो है यहाँ पे को प्रोडक्शन शुरू होगी मिसाइल्स की और टेक्नोलॉजी का, ये वो सारा किया। चाइना ने दरमियान में ग्लोबल टाइम्स ने याद दिला दिया, ये 22 स्लाइड उन्होंने याद दिला दिया कि पेंटागन के जो चीफ हैं वो जब वहाँ पहुँचे हैं 27, वो जापानीज़ की ट्रूप्स की, तो वो तो काफ़ी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। उन्होंने पूरी तारीख लिख के ना ग्लोबल टाइम्स ने चाइना के बारे में कि कहाँ पहुँच गए हैं, ये तो यहाँ तो बड़ी एक अजीब व गरीब तारीख है जगह की, ये तो क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। तो अब इशू ये सारा कि ये एक तो वो हुआ कि जी यूक्रेन, अच्छा यूक्रेन की जंग जो है अभी सीज़फायर नहीं हो रहा जब तक वो साइन नहीं करेंगे मोहतरम ज़ेलेंस्की साहब। लेकिन ये तो चार्जशीट हो गए, बाइडेन इंतजामिया और नेटो चार्जशीट हो गई, और पुतिन तो बिल्कुल वो इलॉन मस्क के बगैर ही मार्स पे पहुंच गए ना, मरीख पे, कि भाई ये यहाँ तो अमेरिका ने खुद मान लिया कि हमारी ट्रूप्स मौजूद थी ऐसी सरजमीन पे जिसके बारे में वो कहते थे कि हम नेटो का हिस्सा नहीं बनाना, नेटो में नहीं आओगे तुम, ये वो। वहाँ फौज अमेरिकन फौज लड़ रही थी, जिसके अमेरिकन फौज लड़ रही थी, यानी सपोर्ट नहीं कर रही थी, लड़ रही थी, मौजूद थी, बूट्स ऑन द ग्राउंड। और साथ उसके वो कहते हैं कि फिर वो नॉर्थ कोरिया को बुलाना पड़ा। अब वो कैसे गए और दुनिया के सामने क्यों कहते रहे कि हमारे ना सीआईए के लोग हैं, ना हमारे फौजी मौजूद हैं, ना कुछ है ना कुछ। वो पलटा ऐसे खा के सूरत हाल ऐसी बनी है कि अब ज़ेलेंस्की जो है वो उनके पास, और उसमें पूरा लिखा हुआ है कि इनके ये जनरल फायर हुए, इनके ये इससे राब्ते में थे, ये अमेरिकन बंदा था, ये मैंने कहा ना पूरे पेंटागन में भी तो, वहाँ पर भी तो एक खप पड़ी हुई है ना, डीओजी ने पकड़ा हुआ लोगों को, पेंटागन के जनरल्स को, पेंटागन की जो इंतजामिया थी कि तुम क्या करते रहे हो। वो सारे
वो सारा खुल के सामने आता रहा कि ये तो यूक्रेन में मौजूद थे जी। ब्रेक के बाद वो उन्होंने शेयर कर लिया रशिया के साथ जी। और रशिया जो है उसको डॉक्यूमेंट्स आए और वो सारे पेपर उनके पास चले गए कि अच्छा ये नेटो, ये अमेरिकन हमारे बिल्कुल, ये नहीं कि वो ईस्टवर्ड नेटो एक्सपेंशन, नहीं, अमेरिकन हमारी बाउंड्री पे खड़े हो गए थे आके। तो ये अब और साथ अब गजा में क्या, अब वक्फा नहीं, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जंगें तेज़ होती नजर आ रही हैं, ईद के दिनों में भी क्या पाकिस्तान में सियासी गर्मियां तेज़ रहेंगी? सरगर्मियाँ तेज़ रहेंगी क्योंकि देखें सियासी सरगर्मियाँ तो क्या होनी है इस वक्त जो है वो ये तो कांस्टेंट है ना, आपका टेररिज्म, सोशल अनरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी, जो खित्ते के हालात हैं, जो और मतलब इसमें कोई छुट्टियाँ तो नहीं है ना, वो तो इवेंट्स अपनी जगह चल रहे हैं। त्यौहार दरमियान में आया, अल्लाह करे खैरियत से, सुकून से ये दिन सारे गुजरे, लेकिन जो कुछ हो रहा है इर्द गिर्द, तो पाकिस्तान उससे अलग तो नहीं है और अजीबो गरीब किस्म के हालात हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊँ ना, देखें एक अभी भी उम्मीद है, आज भी उम्मीद है कि सीज़ फायर एग्रीमेंट वो गज़ा पे, क्योंकि नेतन्याहू हमास एग्री कर गई, स्टीव वित्कोव एग्री कर गए, अरब ममालिक एग्री कर गए, सारे एग्री कर गए, नेतन्याहू ने एक दूसरा मुसविदा भेज दी है। ये ज़्यादा अरसे नहीं चलेगा मामला, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि आज देखें, आज जो अहमद शरा हैं उन्होंने 23 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, सीरिया में उन्होंने काबीना का ऐलान किया है, 23 रुकन है उसमें, लेकिन उस काबीना में आम बात क्या है? पहली बात तो ये कि उसमें खातून वजीर हैं, दूसरी बात ये कि उस काबीना में क्रिश्चियंस भी हैं, तीसरी बात ये उसमें द्रूज भी हैं, उसमें कुर्द भी हैं, तो उसमें एलावाइट्स भी हैं। यानी एक ऐसी काबीना है जिसमें आप समझें कि हर तबका, हर मसलक, हर मजहब उसमें मौजूद है उनकी 23 रुकनी काबीना में। और सऊदी अरेबिया की तरफ से मुबारकबाद दी गई है, बाकी मुल्कों ने भी मुबारकबाद दी है कि अच्छा, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यानी उनके प्रॉपर दुरूज रहनुमा जो हैं, जिनके साथ एक कोशिश थी इसराइल की फटा पड़ेगा इनका, और दुरूज, मैंने वली जुमलात, बड़े ज़बरदस्त आदमी, वली जुमलात तो शुरू में आके मिल के चले गए थे, तो दुरूज इनकी काबीना का हिस्सा बन गए। एलावाइट्स का चल रहा था बीच में कि कहीं सेक्टेरियन, वो एलावाइट्स जो इम्पोर्टेंट एलावाइट वहाँ के जो नुमाइंदे थे, वो जनाब इनकी काबीना में वजीर बन गए। सियासी धारे में मैं कहता हूँ ना, जब लाया जाता है तो इस तरह लाया जाता है। उसके बाद जो है वो क्रिश्चियंस भी बन गए, ये था कि जी एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये है और फलां, जो भी है उससे तो हम इख्तलाफ नहीं कर सकते ना कि बैकग्राउंड क्या है, मगर उनकी काबीना में जो है वो अहले तशी भी हैं, एलावाइट्स भी हैं और खवातीन भी हैं, खातून, एक खातून है गालिबन वजीर, उनकी 23 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। और वो ऐसी काबीना, कुर्द भी हैं, वो कुर्द जो कि वो फटा पड़ा हुआ था, वो उनका वो जो PKK के साथ, और वो सारा, वो वहाँ के रहनुमा भी जो साइन कर गए थे वो भी मौजूद हैं इस काबीना में। अच्छा, अब इशू ये सारा कि ये सारे इवेंट्स साथ हो रहे हैं। इसी दौरान आप जहन में रखें कि सीरिया और लेबनान के वज़राए दिफा की सुलह करवाई है सऊदी अरेबिया ने, कल जो वहाँ पे मीटिंग हुई थी, ताकि लेबनान और सीरिया के दरमियान जो लड़ाई करवाने की कोशिश हो रही है वो ना हो, और जो दुरूज मसला और बाकी एलावाइट्स के, तो उसकी वजह वो भी काबीना का हिस्सा बन गए। अब जनाब, तो ये सारा वो जो है ना, वो जो साजिशें बहुत सारे थे कि कोई सेक्टेरियन वायलेंस होगा, कुछ चीज़ें होंगी एब्रप्टली, वो सीरिया के अंदर कम से कम ये काबीना देख के मैं सबका पोर्टफोलियो पढ़ा, मैंने कहा यार ये भी अच्छा, ये भी आ गया, ये वो अहमद शरा ने सारे जमा कर लिए, वो सारे इकट्ठे हैं उसमें। RSF जिसको निकाल दिया था सूडान से, ये ध्यान में रखें कि RSF जो है वो दूसरे अरब ममालिक उसको सपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया और मिस्र जो हैं वो अब्दुल फतह बुरहान को डिस्कस करते हैं, और ये साउथ सूडान और जबूती ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो RSF ने आज बयान जारी किया कि हम अभी जंग हारे नहीं, हम दोबारा दाखिल होंगे, तो वहाँ पे एक फड्डा पेचा पड़ा हुआ है, वहाँ का फड्डा इफेक्ट हो रहा है इजिप्ट और गज़ा और ये पूरे जो अरब ममालिक और या जो भी समिट्स हो रही हैं सारी। इस दौरान जो है वो अमेरिका की तरफ से खबर, अब खबरें वो हैं जो आप समझे ना कि वो एक मुल्क एक बात कर रहा है, दूसरा मुल्क दूसरी बात कर रहा है, लेकिन दोनों का मौका ले लेते हैं। अमेरिकन कह रहे हैं कि हमने यमन पे स्ट्राइक्स की हैं, यमन पे हमने स्ट्राइक्स किए हैं और दोबारा हमले किए हैं, यमन पे शदीद हमले किए हैं और बड़ी तबाहकुन हमले किए हैं और निशाना बनाया। वो जैसे उनके हमले ख़त्म हुए, वो 4 दफ़ा
1 2 3 4 दफ़ा बेंगोरियन एयरपोर्ट को फिर निशाना बनाया हुतीज़ ने। वो उधर से उधर स्ट्राइक करते हैं, वो फिर, और अब एक तमाशा बन गया, यानी हुती जो हैं उन्होंने वो पूरा इसराइल जो है ना वो लरज उठा, इतने सुबह से रात से लेके और शाम तक सायरन ही बज रहे हैं पूरे इसराइल में, कभी वो साउथ में, कभी नॉर्थ में, कभी तल अवीव पे, कभी इधर हैफा में, वो जनाब मिसाइल मारे जाते। अब इशू ये सारा कि इस तरह तो ये मामला आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो उधर से उधर जब बनाते हैं निशाना तो ये जो है, अच्छा वो कहते हैं कि मिसाइल गिरा दिए गए, वो मिसाइल गिरा दिए गए, वो सर पे आके उनके वो गिरते हैं तो पूरी बिल्डिंग हिल जाता है पूरा। देखें ना, टाइम्स ऑफ इसराइल ने जैसे भी ये किया कि हुती मिसाइल ट्रिगर सायरन इन सेंट्रल इसराइल, ये सुबह से हो रहा है, ये हर थोड़ी देर बाद ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। 11 को हम देखें ना, हर थोड़ी देर के बाद हुतीज़ ने अटैक कर दिए, हुती बेंगोरियन को निशाना बनाते हैं, और जो है वो उधर से जो है वो जनाब, अच्छा फिर अमेरिका ने, सॉरी रशिया ने क्या कहा है, देखें हम तो कोट करेंगे ना कि कौन सा मुल्क क्या बात कर रहा है इस वक्त। रशिया ने एक न्यूज़ दी, अब ये न्यूज़ अगर हुतीज़ देते या अगर वो जो है वो खबर जो है उनका बयान चाइना देता, उनका बयान जो है चाइना तो नहीं, यानी उनका बयान जो है लेट्स से कि ईरान देते, ईरान का कोई मीडिया दे रहा होता नहीं, अब जनाब ही दे रहा है रशिया का मीडिया। रशिया के मीडिया के 8th तास, यमन हुती क्लेम अटैकिंग यूएस एयरक्राफ्ट करिए 3 टाइम्स इन लास्ट 24 घंटे। ये 8 यूएसएस हैरी ट्रूमन को 3 दफा निशाना बनाए हैं बकौल रशिया के। अब मसला ये है कि ये तो एक तमाशा बन गया, दूसरा आ जाएगा कैरियर, तो तीसरा आ जाएगा, तो चौथा आ जाए, तो करना क्या है ये तो देखें। अब ये तो अच्छा कैरियर है, ला क्यों रहे हैं, ये भी तो इशू है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर ला रहे हैं, ये डेगो गार्सिया है तो सही इतना बड़ा, डेगो गार्सिया से पहले स्ट्राइक्स होती रही हैं ना अफगानिस्तान, और उसमें डेगो गार्सिया यूज़ हुआ है हमेशा। अब वो जनाब डेगो गार्सिया तो हो सकता है हुतीज़ की मिसाइल ना दें, मगर वो डेगो गार्सिया से भी कर रहे होंगे शायद, वो एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ लेकर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, इसमें बहुत बहस चल रही है कि भाई वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्यों मूव कर रहे हैं, वो डेगो गार्सिया से क्यों नहीं जहाज उड़ाते, जैसे कि उन्होंने अफगानिस्तान और इराक के लिए किए थे, तो उधर से उड़ाएं और बॉम्बिंग करके चले जाएं। वो एयरक्राफ्ट कैरियर लाते हैं समंदर में, उसके ऊपर हुती अटैक कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि हुतीज़ की जो मिसाइल रेंज है क्या वो डेगो गार्सिया तक है या नहीं है, क्योंकि डेगो गार्सिया पे तो आज तक किसी ने अटैक नहीं किया। डेगो गार्सिया को तो या वहाँ को कोई ऐसा कोई पैटेड सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है कि ये अमेरिका परेशान हो रहा है कि डेगो गार्सिया की जगह एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है। देखें ना, डेगो गार्सिया तो प्रॉपर पुरानी बेस है, वही जो हम बात कर चुके हैं कि यूके के पास है, यूके ने वो मॉरिशस के ले लिया और वहाँ पूरी बेस बनाई और एग्रीमेंट हो गया और सारा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि डेगो गार्सिया, और साथ ही ये देखें ना म्यांमार का ज़लज़ला जो है म्यांमार में और थाईलैंड में और पाकिस्तान समेत दुनिया के सारे मुल्कों को तशवीश है, लेकिन यूएस एड चूँकि रुक गई है और म्यांमार पर पाबंदी है, तो थाईलैंड की मदद को सब जा रहे हैं, लेकिन म्यांमार की मदद कौन करेगा। तो उसमें मेरा ख्याल है कि कई मुल्कों, चाइना समेत कई मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जिन्होंने उन पाबंदियों को एक तरफ रख के वो म्यांमार भी जा रहे हैं इमदादी सामान लेके, और थाईलैंड भी जा रहे हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि पाबंदियाँ और ये सारी सियासत और ये तो एक तरफ है, लेकिन जो तबाही आई है वहाँ पे वो अपनी जगह है, और इमारतों के नीचे लोग मलबे तले दबे हुए हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि म्यांमार पे पाबंदियाँ हैं, तो वहाँ यूएस एड पहले बंद है, पाबंदियाँ और लगी हुई हैं, ना जहाज़ फ्लाई करेगा, ना ये होगा वो होगा, तो वो मज़ीद इस वक्त चाइना या बाकी मुल्क जो भी इस वक्त देखें इस तरह के हालात में पाबंदियाँ वगैरह साइड पे करके हर एक को जाना चाहिए वहाँ पे, और जाके जो भी मदद करे वहाँ म्यांमार में या थाईलैंड में या बाकी जगह जो मुतासर हुई हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तमाशा जो बन गया है कि वो अब, अच्छा वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अच्छा उन्होंने जवाब दे दिया ईरान ने कि हम तो बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेंगे। भाई बराह रास्त तो मुज़ाकरात, कौन से मुज़ाकरात बराह रास्त होते हैं? मुज़ाकरात होते हैं तो वो तो थर्ड पार्टी के थ्रू ही होते हैं ना। भाई हुती से कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं? ओमान जाना पड़ता है ना सबको। तो बात यह है कि इसी तरह से वो जो ख़त गया था वो कौन लेके गया था? वो तो यूएई के जो हैं वो जो मुशीर हैं उनके इब्राहिम गरवेई जो हैं वो लेके गए थे, तो अनवर गर्दई जो हैं तो वो लेके गए थे। तो बात यह है कि वो इनडायरेक्ट, उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट मुज़ाकरात अमेरिका से नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट ज़ाहिर है वो अगर उनकी होनी है तो होती रहेगी। और ट्रम्प ने आगे से कह दिया कि अच्छा ये मेरे ख़त का जवाब दिया है तो मैं तो बॉम्बिंग करने आ रहा हूँ, मतलब ये वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए मैं तो बॉम्बिंग करनी है ईरान के ऊपर।
वो भाई हुती नहीं संभाले जा रहे। वो ईरान जो है, इन्होंने मिलिट्री एडवाइजर भेजे हुए थे बाइडेन ने, देखे ना ये जो रिपोर्ट है आज का, ये मैंने कहा ना ये बॉम्ब शेल है, इस पे ये आने वाले दिनों में इस पे बात हम करते रहेंगे। अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड यूक्रेन में थे, तो यहाँ ईरान में और बाकी जगहों पे रशियन और चाइना नहीं पहुंचेगा अपने अलाइज के पास। और ताइवान जो है, देखिए ना अब पेती हेक्सेट अब एशिया वहाँ पहुँचे हैं, एशिया का ट्रिप कर रहे हैं वो जापान का, और उनकी पूरी कोशिश है कि वो यहाँ से निकलें और यहाँ से निकल के यानी यूरोप से निकलें, इनको इनके हाल पे छोड़ें, वटा सटा करें, ग्रीनलैंड दें, जो करने करें, वहाँ जाके चाइना से निपटें, क्योंकि पॉलिसी जो है वो उसमें तो चाइना सबसे बड़ा मध्य मुकाबले है दुनिया में। वो चाइना जो है, लेकिन जो यूक्रेन के साथ हुआ है तो वो ताइवान और उधर जो है वो कोरिया और साउथ कोरिया और फिलिपीन, अच्छा फिलिपीन और जापान की फौजी मशकें चल रही हैं। तो जापान को दुख नहीं करता चाइना ने, आज उन्होंने फिलिपीन को वार्न किया है कि ज़रा धीमे धीमे चलो, आराम से। ये चाइना ने कहा है कि 1 मिनट ठहर जाओ, ये फौजी मशकें अमेरिका के साथ कर रहे हो, ज़रा सोच समझ के। फिलिपीन भी डरा हुआ है, उसकी वजह ये कि फिलिपीन पीछे रह गया है ना। साउथ कोरिया भी पहुंच गया चाइना से मिलने, जापान ने भी मामला ठीक करने शुरू कर दिए, फिलिपीन बीच में फंसा हुआ है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये मार्कोस को तो अमेरिका वापस लाया है ना इनके, तो ये तो उस ख़ानदान से है ना मार्कोस साहब, जो कि बड़ा एक करप्ट तरीन ख़ानदानों में से एक था, तो उनके बच्चे को लेकर आए हैं वापस, तो बच्चा तो इधर तो हो नहीं सकता। अब मसला ये है कि वो एक ऐसी सिनेरियो है जिस सिनेरियो में अचानक उन्होंने वो RCEP को जगा दिया और उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, सारे मुल्कों में इकट्ठे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है ये जो ब्लॉक है, और कोई 30% दुनिया की 30-40% पॉपुलेशन, और पता नहीं कितनी ट्रेड ये इनके आपस में आसियान के मुल्कों के दरमियान सारी ईस्ट में हो रही है, आपस में ट्रेडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और आगे फिर ब्रिक्स ने किस तरह। तो ये अगले चंद रोज़ जो है, और मैंने आपसे कहा ना कि ये मुसविदा दूसरा जो रख दिया है, अब इसमें अरब ममालिक ने एक तो स्टेबलाइज कर लिया है यहाँ पे। टर्की अभी मई में इलेक्शन होंगे, मुजाहरे वहाँ पे क्या होते हैं क्या नहीं होते, क्या बातचीत होती है या वो एक मामला चल रहा है, इलेक्शन दूर हैं सदारती, और अगर काबू पा लेंगे नहीं पाते वो इशू ये है कि ये जो एक तो सीरिया की कैबिनेट हो गई, सीरिया और लेबनान तय हो गए, उसके बाद वो इजिप्ट ये तय। अब इसराइल, अब कोई ऐसा ऑप्शन बचा नहीं है इसराइल के पास कि वो लेबनान पे स्ट्राइक करें, वो इधर करें वो उधर करें। सारों ने मामला अपना पहले संभाल लिया है कि आपस के मामला सारे तय कर लें, और उसके बाद अब ये इसराइल फंस गया है कि ऐसा करते हैं कि वो जी ईद के दिन जो है वो, यानी आज उन्होंने रिहा करने थे, उन्होंने 5 से 7 लोग आज रिहा कर देने थे ईद के दिन, आज उन्होंने फिर गजा पे बॉम्बिंग की, शहीद हो गए वहाँ पे फ़लस्तीनी। लेकिन यह है कि ज़्यादा ये मामला चलेगा नहीं, कल तक देखते हैं क्या होगा। नजरें अब सबकी गजा पे हैं, यूक्रेन का तो हो गया ना मुल्कों का, ग्रीनलैंड का भी हो गया मुल्कों का, और ये भी पता चल गया कि अमेरिकन ट्रूज बाइडेन दौर में, ये देखें, ये मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पे कोई मुकदमे, बड़े मुकदमे कायम करने जा रहे हैं बाइडेन दौर के जो फैसले थे, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है सामने कि बूट्स ऑन ग्राउंड, अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड थे यूक्रेन में, ये बात इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई ख़तरनाक है। और ये अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि बाइडेन दौर के काफ़ी लोग जो हैं वो फिर अच्छे खासे मुकदमात कायम होंगे उन पर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।